कि आप आज के विधायक हैं छोटी काशी के, वो व्यापारी हैं या वास्तव में नेता है, एमएलए हैं? 2 शब्दों में बताने के लिए। पता है, दलाल छोड़ रखे हैं। आपने दलाल को सेट कर लिया तो कंप्यूटर ठीक हो जाता है, दलाल को सेट नहीं किया तो कंप्यूटर ख़राब है। बेसिकली करप्शन का एक केंद्र बिंदु है। आपने कोई किसी अधिकारी से सेटिंग कर रखी है, किसी क्लर्क से सेटिंग कर रखी है और आपकी 4 पीआईडी है, तो उस 4 पीआईडी के लिए वो पर्टिकुलर कंप्यूटर ठीक हो जाता है। नमस्कार, मैं अजय। और पिछले 2-2.5 महीनों से शहर के अंदर एक सलसला था कि वार्डबंदी हो रही, वार्डबंदी हो रही, वार्डबंदी हो रही, और इसके अंदर अधिकारी भी अपने साथ थे और कहीं ना कहीं इसमें नगर परिषद का बड़ा सहयोग देखा जा सकता था। लेकिन उसके अंदर जो सत्ता के एमसी थे वो भी नाराज़ थे, विपक्ष के एमसी थे पूर्व में तो वो भी नाराज़ थे, और लोगों को शहर के अंदर जो वार्डबंदी हुई वो हजम नहीं हो रही। तो पहले कैंडिडेट अशोक भुवानीवाला जी, जो कहीं ना कहीं छोटी काशी का एक वो चेहरा, चर्चित चेहरा, जो ज़बान के भी और काम के भी धनी देखे जा सकते हैं। अब 2 बातें इन्हीं से कि सर वार्डबंदी हुई तो उसमें क्या क्या खामियां रही और किस प्रकार से वो खामियों को दूर किया जाएगा, प्रशासन द्वारा या आपके द्वारा मिलकर। वार्डबंदी का इशू ये है, इसमें जो इन्होंने कमरे में बैठ के कुछ लोगों ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने बैठ के और कास्ट के ध्रुवीकरण को देखते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्होंने वार्डबंदी कर दी। और बाद में सरकार का जो एक नियम है वो ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन इनवाइट किए। आज ऑब्जेक्शंस की डेट दी थी एसडीएम साहब ने, मैं भी उसमें शामिल हुआ था 27 नंबर वार्ड का प्रतिनिधि के रूप में। तो हमारा जो 7-8 ब्लॉक जो हमारे हैं वो पुराने वार्ड में वो कट गए। मैं समझता हूँ कि मेरे फादर साहब ने भी चुनाव लड़ा, मेरी वाइफ ने भी चुनाव लड़ा, और हमारा एक पुश्तैनी वार्ड है और उस वार्ड को हम रोज़ देखते हैं, रोज़ उसमें आना जाना हमारा है। और 7-8 ब्लॉक कट के और मान लो दूसरे वार्ड में जुड़ जाए और 7-8 और कहीं के वार्ड, जैन चौक के बाउडी गेट एरिया के वार्ड हमारे वार्ड में जुड़ जाएं, तो एक मुश्किल का सामना हमारे निवासियों को भी करना पड़ता है और हमें भी करना पड़ता है। तो मैंने एसडीएम साहब से ये निवेदन किया कि ये वार्ड जो है ये इसका पुनर्विचार किया जाए, पुनर्सर्वेक्षण किया जाए, ताकि हर आदमी को न्याय मिल सके, हर व्यक्ति को एक ढंग से उसका रिप्रेजेंटेशन बन सके। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमें रिप्रेजेंटेट मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको उनकी रीच हमारे पर है। तो मैंने ये कहा और उन्होंने बड़े सहज स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि ये ठीक होने की चांस लग रहा है। सर इसमें ये जो वार्डबंदी टूटने का डर होता है, बिखरने का डर होता है, क्योंकि आज आपके वार्ड में 27 की बात कर ली जाए तो आपका वार्ड जो जैन चौक तक देखा जाता था, अब जैन चौक से जो आगे का काफ़ी एरिया है, लेकिन अब वो आपको बाउंड्री गेट जोड़ दिया गया है, बीच में एरिया है वो किसके अंडर तो ये समझाएं थोड़ा, ये ध्रुवीय समीकरण बना है क्या है और किस आधार पर बना सर, ये किसने बनवाया? ये जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए, या जो हमारे सत्तारूढ़ लोग हैं वो चाहते हैं कि भी हमारी पार्टी के लोग ज़्यादा निर्वाचित हो जाएं जी, तो कास्टों को बिखराव कर देते हैं ताकि उनको दोबारा से फेस ना करना पड़े उन लोगों को। और हम ये कहते हैं कि हम उन्हीं आदमियों को बार बार फेस करना चाहते हैं जिनके हम प्रतिनिधि हैं। तो ये हर बार जो है वार्ड में ऐसे लोगों के सामने फेस करते हैं जो जिनका पाड़ा नहीं पड़ा जी। ऐसा इसलिए करते हैं कि वार्ड बदल जाए, इधर के वार्ड उधर के कुछ लोग इधर के उधर करके, और ये बिखराव पैदा कर। अच्छा जी, मान सकते हैं कि जो ये वार्डबंदी हुई ये भी राजनीति की भेड़ चढ़ चुकी छोटी काशी के अंदर, सिर्फ अपने फायदे के लिए वार्डों को बिखेर दिया गया? निश्चित तौर पे राजनीति के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। फिर ये कैसी जब आप स्वच्छ राजनीति की अगर बात करोगे तो इस तरह की हरकत करोगे नहीं। अगर आप ये घटिया राजनीति जिसको हम बोलते हैं, अगर उस पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पे आप कास्ट का इक्वेशंस और वार्डों का, क्षेत्र का इक्वेशन, सारी इक्वेशंस देख के आप इस तरह के निर्णय लेते हैं जो कि हर आदमी को डाइजेस्ट नहीं होते, चाहे वो प्रतिनिधि हो और चाहे वो वहाँ का वासी हो। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन आज मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा लोगों ने
जी एसडीएम साहब को फेस किया और उन्होंने अपने अपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं अलग अलग वार्डों में। हर वार्ड में परेशानी है, हर आदमी वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो गया है और ये सिस्टम को सर्वाइव तभी किया जा सकता है जब आम आदमी की बात को सुना जाएगा, आम आदमी बात को समझा जाएगा। तो मान सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जो आज कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो एक कठपुतली बन के काम करने लग चुके, क्योंकि ताज़ा ताज़ा उदाहरण छुट्टी काशी का भी है। कहाँ से कहाँ उठाया, कहाँ फेंक दिया, पता नहीं चला, भाई कहाँ पे क्या जोड़ दिया। तो मान सकते कठपुतली पुतली का काम क्यों हो रहा है शहर के अंदर। निश्चित तौर पे अपने चहेते अधिकारियों को लगा के और अपने चहेते अधिकारियों से इस तरह का काम करवाते हैं ताकि आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़े। आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि सफाई की कितनी व्यवस्था चरमराई हुई है शहर के अंदर। हर कोने में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर सिस्टम। और दूसरी ओर आप देखिए कि इन्होंने ब्रिक्स लगाई हैं। सही जो अच्छे भले रोड हैं जी, तारकोल के बने हुए रोड हैं, उनको तोड़ के इन्होंने वो ब्रिक्स की सड़कें बना दी। और जैसे ही एक बारिश आई तो ब्रिक्स के नीचे वाला जो मट्टी है वो खिसक गई और ब्रिक इधर उधर हो गई। तो पूरा सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो रखा है। सफाई को ले लो या सड़कों को ले लो, रोड्स को ले लो, गलियों को ले लो, आप नालियों को ले लो, किसी भी सिस्टम को आप देख लो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भिवानी बहुत पीछे इन्होंने कर दिया है। प्रशासन ने मिलके, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने मिलके, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सारे मिलकर शहर के लोग इसको अच्छा बनाएं। और अच्छा तभी बन सकता है जब हम प्रतिनिधि सही लोगों को चुनेंगे, सही आदमियों को वहाँ तक, सदन तक लेके जाएंगे। तो क्या लगता है सर, जो आज ये जो बाढ़बंदी हुई है, इससे क्या भाजपा बेनिफिट उठा पाएगी अपने आप का? लगता है कि ये जिस हिसाब से बाढ़ों का तोड़ा जा रहा, जोड़ा जा रहा, तो क्या इससे भाजपा को फायदा मिलेगा भविष्य में? भाई ये तो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा मिले, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पब्लिक बताएगी। सर ये कैसा फायदा जो लोगों को खंडित किया जा रहा है? सर एक गली उसके अंदर है, पीछे वाली गली किसी और के अंदर डाल दे, सर ये कैसे बाढ़बंदी हुई? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो एक पर्टिकुलर कास्ट उसके फेवर में है तो उस दूसरी कास्ट को न्यूट्रल करने के लिए उस कास्ट के साथ इक्वेशन बनाते हैं ताकि उनके पार्षद जो है समीकरण के हिसाब से बनकर आ जाए। लेकिन वो सब चलने वाला नहीं है, एक्सपोज हो गए हैं ये लोग। और जब एक्सपोज कोई चीज़ हो जाती है तो कोई भी पब्लिक, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज यही सब चीज़ें देखने को एसडीएम साहब के सामने मिली है। तो एक पीआईडी का मामला बड़ा जोर शोर से उछल रहा, कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी कंप्यूटर नहीं चलते, कभी कुछ नहीं चलते। तो क्या कहेंगे इसको संज्ञान डाले? पीआईडी बेसिकली करप्शन का एक केंद्र बिंदु है। आपने कोई किसी अधिकारी से सेटिंग कर रखी है, किसी क्लर्क से सेटिंग कर रखी है और आपकी 4 पीआईडी है, तो उस 4 पीआईडी के लिए वो पर्टिकुलर कंप्यूटर ठीक हो जाता है। और आपकी सेटिंग नहीं है तो कंप्यूटर 15-15 दिन तक, 10-10 दिन तक ख़राब रहता है। तो आज स्थिति ये है कि करप्शन का एक अड्डा बना दिया पीआईडी के नाम पे। और पीआईडी के नाम पे इसके अलावा ये भी हो गया कि हाउस टैक्स हमने भर रखा है जी, तो उससे दोबारा चार्ज किया जा रहा है। जी, और फालतू में 10,000 रुपये दे जा, 15,000 दे जा, 20,000 रुपये दे जा, जी। ये एक आम डिमांड वहाँ के क्लरिकल स्टाफ की बनी हुई है। बस रसीद कटवा ले, नहीं तो 5 लाख की रसीद कटवा ले, 2 लाख की रसीद कटवा ले, बार्गेनिंग करते रहते हैं। जितना पैसा आप अंडर द टेबल दोगे उतना ही वो टैक्स को कटा देते हैं। तो मैं विशेष तौर पे संज्ञान में डालना चाहता हूँ हरियाणा की सरकार को भी, यहाँ के प्रशासन को भी। अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। और कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसके बहुत बुरे परिणाम आपके सामने आएंगे कि हम लोग जो है इनके खिलाफ़ मोर्चा खोलेंगे और इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी तो करेंगे। सर मान सकते हैं कि एक तो सीधे पैसे मांगना, रिश्वत के नाम पे आधार दे 500 मतलब काम करवा दूंगा। एक सर उसी पैसे को डिजिटल का नाम लेके मांगना, कंप्यूटर ख़राब होने के नाम पे मांगना, उसे और तरह से तंग करना, शुरू टाइम पे टाइम देना। तो सर ये क्या इससे के करप्शन रुका सर? ये तो बड़ा लगता है इससे। तो मैंने आपको बताया दलाल छोड़ रखे हैं। आपने दलाल को सेट कर लिया तो कंप्यूटर ठीक हो जाता है, दलाल को सेट नहीं किया तो कंप्यूटर ख़राब है। तो ये करप्शन का एक अड्डा है, केंद्र बिंदु है। और जब तक इस पे रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित तौर पे एक आम आदमी शहर का, जिसका बेचारे की रीच नहीं है, वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। ना तो यहाँ का प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है जी,
जो दलाल है बीच में, अच्छा ब्रोकर है, बड़ा इन्फ्लुएंस वाला ब्रोकर है, उसका लेन देन तो 1 मिनट में हो जी। जाता है। और जो छोटा मोटा आदमी है जिसने कोई ब्रोकर बीच में नहीं डाल रखा है, वो लटकते रहते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं। तो सर तो पीआईडी के नाम पे सारी चीज़ें जो फिर आज जो डिपार्टमेंट है, चाहे नगर परिषद की बात कर ली जाए, तो ये सर एक सिर्फ कमाई का अड्डा बन चुका अधिकारी होगा, नेता होगा। कमाई का अड्डा नहीं कह सकते हम इसको, भ्रष्टाचार का अड्डा कहते हैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे नक्शे पास करवाने चले जाओ, जी आप चाहे पीआईडी बनवाने चले जाओ, जी आपको अगर कोई वहाँ पे और कोई छोटा मोटा काम ने देखा, पिछले दिनों नगर परिषद के चेयरमैन का और एक ठेकेदार का झगड़ा हो गया हुआ था। और कमीशन की बात आई थी वहाँ पे फिर। मारने पीटने तक की नौबत जी, आ जी। गई। तो ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा होती है? अगर ट्रांसपेरेंसी होती, अगर हर चीज़ पूरा मतलब साफ साफ होता, जी तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो आज स्थिति तब पैदा होती है जब हम कोई भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, कोई भी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं, तभी ये सिचुएशन पैदा होती है। तो हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में, हर स्टेप पे करप्शन है। तो एक कमाई का अड्डा तो अफसरों के लिए है ही है, लेकिन आम आदमी के लिए तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। देखिए सर, इस देश के प्रधानमंत्री जी वो बड़े दाड़ गए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन छोटी काशी का अंदर हाल ये है, खाए बिना कुछ काम होने नहीं दूंगा। ये प्रधानमंत्री जी तो बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, और यहाँ भिवानी के लोग किस तरह से त्रस्त हैं। अब भिवानी का प्रधानमंत्री जो है आपका घनश्याम दास सलाफ है, जो विधायक जी हैं। तो हमारे यहाँ तो जो लोकप्रिय विधायक हैं जी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनका इंटरफेरेंस, उनकी प्रशासनिक पकड़ ढीली है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि लोकप्रिय विधायक को अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए कि वो स्वयं संज्ञान लें चीज़ों का, चाहे वो ज़मीन का मामला है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है, चाहे और दूसरे इश्यूज़ हैं। तो विधायक जी इंटरेस्ट नहीं लेते, तभी ये इस तरह की स्थिति है। सर, लगता नहीं कि विधायक जी के तो प्लॉट जो खुद व्यापारी बताए जा रहे हैं आपको, जो टैमलिंग प्लानिंग वाले वो आज तोड़ के जाते हैं, उसमें कई लोग कह रहते हैं हमने वहाँ से खरीदा था, हमने वहाँ से खरीदा था। तो आपको लगता नहीं विधायक जी तो व्यापारी हैं सर? व्यापार करना तो कोई जुल्म नहीं है, लेकिन अगर सर, ये स्वच्छ कैसा- ढंग से ये व्यापार किया कैसा जाए। व्यापार सर? आपकी छोटी खासी त्राई कर रहे हो हर डिपार्टमेंट के लिए, हर काम के लिए, लेकिन सर व्यापार चलता रहे सर। व्यापार करना अलग चीज़ है, और जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है वो अलग चीज़ है। तो आम आदमी ने, आम पब्लिक ने आपको चुना है, तो आपका दायित्व है कि आप हर विभाग की पर्सनली जांच करें, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे आपका हॉस्पिटल्स हों, चाहे आपकी और जो सुविधाएं जो हमारे को जनरल अम्यूनिटीज़ जो आम आदमी को मिलनी चाहिए, उसको बारीकी से देखना चाहिए और देखकर लोगों के बीच में उनको काम को सुलझवाना चाहिए। तो जो आज के विधायक हैं छोटी काशी के, वो व्यापारी हैं या वास्तव में नेता है, एमएलए हैं? 2 शब्दों में बताने के लिए अच्छी बात व्यापारी है। तो है ही हैं, लेकिन नेता भी हैं, क्योंकि वो 3 बार से एमएलए नहीं सर, ये बनते गलत आ बात रहे है। दोनों हैं। बात कैसे किया आपने? जी, तो एक व्यापारी व्यापारी, भी एक मैन में तलवार कैसे सर? व्यापारी तो जनता का नुमाइंदा होता है, वो तो जनता की बातें करता सर। व्यापारी तो अपनी बातें करता सर। व्यापारी भी जनता का नुमाइंदा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ। गडकरी साहब हमारे देश के रोड मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं, तो वो भी एक इंडस्ट्री चलाते हैं और साथ में नेता भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई एक उदाहरण नहीं है। व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, और दोनों चीज़ें साथ चले और दोनों चीज़ों के साथ न्याय हो, ये ज़रूरी है। तो क्या आज छोटे काशी के अंदर दोनों चीज़ें साथ चल रही, व्यापारी और एमएलए साथ चल रहे क्या? मान सकते हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ कि न्याय नहीं हो रहा है। जी आप जिस चीज़ में, जिस फील्ड में हैं, उसके साथ न्याय भी आपको करना चाहिए। आप, मेरे पास कोई पद है और मैं उस पद के साथ अगर न्याय नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। तो वो अपने आप संज्ञान ले, अपने आप अपने गरेबान में झाँके कि अगर वो नेता है तो नेता का जो दायित्व है, जो नेता का काम करने का जो उसको सौंपा गया है, वो क्या वो नेता काम कर रहा है? तो व्यापार करना अलग चीज़ है। वो व्यापार तो अपने घर के लिए है, उनके अपनी फैमिली को पालने के लिए। लेकिन अगर वो नेता है तो पूरी भिवानी का नेता है, पूरे भिवानी के आदमियों का पालन पोषण करना उसका अपना दायित्व है। क्या 31 वार्डों के अंदर लगभग सभी वार्डों के अंदर लोग दुखी हैं, या कुछ वार्डों से ऐसी कुछ परेशानी आई है? जिस तरह के हमने वहाँ पे स्थिति देखी, सारे के सारे वार्ड के लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, और वार्ड के अलावा भी
जो पहले हमारे एमएलए रहे वो भी उपस्थित थे और जो दूसरे आम आदमी भी उपस्थित था। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक वार्ड में प्रॉब्लम, 31 के 31 वार्डों में प्रॉब्लम है और 31 के 31 वार्डों में तोड़फोड़ की है इन्होंने। आम आदमी को परेशानी बिल्कुल ना हो, एक दूसरे का सहयोग करें। इस अवसर पर मैं दोबारा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम थैंक यू सर। तो हमने बात की अशोक भिवानीवाला जी से, उन्होंने बड़ा स्पष्टीकरण बताया कि ये कोई 27 नंबर वार्ड की समस्या नहीं है, ये एक भिवानी में 1-2 वार्ड की समस्या नहीं है, ये 31 की 31 वार्डों की समस्या है, जो सरकार ने सत्ता ने अपने सिर्फ चुने हुए अधिकारियों के द्वारा मिलजुल कर ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया। भाई उसकी फाड़ वहाँ डाल दो, उसकी फाड़ वहाँ डाल दो। भाई ये है कि पूरी छोटी काशी को आज बिखरने का काम किया कहीं ना कहीं भाजपा ने, और देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि जो आज की नगर परिषद का कार्य है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।